जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोग यहाँ तक हम लोग कर चुके थे इस चैप्टर को, चैप्टर 12 को। हम लोग रिसोर्स हिस्टोग्राम को डिस्कस कर चुके थे कि आप देख सकते हैं कि टाइम के साथ-साथ आपका रिसोर्स बेशक वो ह्यूमन रिसोर्स हो या कोई मशीनरी हो या कोई टूल हो, कोई भी रिसोर्स हो, वो इस्तेमाल हो सकता है और टाइम के साथ-साथ आप ये हिस्टोग्राम बना के रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं कि जितना टाइम गुज़रता रहेगा, आपके रिसोर्सेज़ कम या ज़्यादा उन रिसोर्सेज़ की यूटिलाइज़ेशन जो है वो आप यहाँ पे रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, ताकि आपको पता हो कि आपके पास ऑप्टिमम वैल्यू कितनी रहने वाली है स्टाफ की, मशीन की या किसी भी दूसरे रिसोर्स की। इसके बाद हम लोगों ने रिसोर्स क्लैशेस को डिस्कस किया था कि अगर रिसोर्सेज में क्लैशेस आ जाते हैं तो हमें क्या-क्या करना चाहिए। पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके पास जो एक एक्टिविटी चल रही है और उसके साथ कोई पैरेलल एक्टिविटी चल रही है, तो सेम रिसोर्स किसी भी पैरेलल एक्टिविटी के अंदर इस्तेमाल ना हो। क्योंकि अगर पैरेलल एक्टिविटीज़ के अंदर रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके जो क्लैशेस हैं, वो बहुत ज़्यादा आएँगे उसके अंदर। तो अगर उसके अंदर कोई क्लैशेस आ भी जाते हैं, तो क्या करना चाहिए, उनमें से किसी एक पैरेलल एक्टिविटी को आपको डिले करना पड़ेगा। आप डिले करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप फ्लोट का एडवांटेज ले सकते हैं। फ्लोट को आगे-पीछे किया जा सकता है, ये नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि क्रिटिकल एक्टिविटी को अगर हम लोग छेड़ेंगे, तो आपका पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है, वो उसका जो शेड्यूल है, वो डिस्टर्ब हो सकता है। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी के फ्लोट को आप मूव करें, स्टार्ट में ले जाएँ या एंड पे ले जाएँ या उसको कंपनसेट कर लें, क्योंकि आपका फ्लोट आपको एडवांटेज दे सकता है उस एक्टिविटी को डिले करने में, इसके अलावा नहीं। अगर आप अपनी एंड टाइम के बाद किसी भी एक्टिविटी को मूव करेंगे, तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपका पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो डिले की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि एक एक्टिविटी को स्टार्ट कर लें जब तक दूसरी एक्टिविटी खत्म नहीं होती। यानी कि उस फ्लोट का एडवांटेज अगर आपने नहीं भी लेना, तो ये किया जा सकता है, मल्टीपल नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को उठाएँ और उनको एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो स्टार्ट कर दें, ताकि एंड तक, जब तक वो क्रिटिकल एक्टिविटी खत्म हो, तब तक आपकी वो जो बाकी क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो कंप्लीट हो जाएँ। ऐसे आपके रिसोर्स के जो क्लैशेस हैं वो खत्म हो सकते हैं। एक और चीज़ है कि अगर आप नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी को किसी और जगह मूव कर देते हैं, हो सकता है वो पैरेलल उसकी आउटपुट किसी और के अंदर एज़ अ इनपुट ना जानी हो। हो सकता है आप उसको किसी और जगह मूव करवा सकते हो। आप उस नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी को किसी और जगह मूव करवा लें, उसकी डेट चेंज कर दें, उसकी ड्यूरेशन को वेरी कर सकते हैं और ऐसे ही आप, अगर मजबूरी है कि उस नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी को उसी टाइम पे ही आपने करना है, आप उसको मूव नहीं कर सकते, तो आपको वो रिसोर्स छोड़ना पड़ेगा, उस रिसोर्स के अलावा कोई और एडिशनल रिसोर्स आपको ऐड करवाना पड़ेगा। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। फिर हम लोग बात कर रहे थे कि आप प्रायोरिटाइज़ कैसे कर सकते हैं एक्टिविटीज़ को। हम लोग प्रायोरिटाइज़ेशन जो है वो ये करते हैं कि सबसे पहले आप जब उठाएँगे, आप हमेशा क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को पिक करेंगे। यानी कि वो एक्टिविटीज़ जिनके अंदर बिल्कुल ज़ीरो फ्लोट या लीस्ट फ्लोट, ठीक है? इसीलिए हम लोग ये करते हैं कि टोटल फ्लोट प्रायोरिटी को पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और उसको कैलकुलेशन के बाद हम लोग ये चीज़ फाइनलाइज़ कर लेते हैं कि किस एक्टिविटी को सबसे पहले करना चाहिए, कौन-सी हाईएस्ट प्रायोरिटी एक्टिविटी है और कौन-सी लोएस्ट प्रायोरिटी एक्टिविटी है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट प्रायोरिटी को यूज़ किया जा सकता है कि आप ड्यूरेशन जो है वो देखें कि कौन-सी एक्टिविटी कितना टाइम ले रही है, उसके अंदर फ्लोट कितना है, तो इस हिसाब से आप प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम फ्लोट को इस्तेमाल कर लें, सबसे पहले क्रिटिकल एक्टिविटीज़ की जाए। ये आगे हम लोग नेक्स्ट बर्मन्स लॉ में भी डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले जो है ना क्रिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए और उसके बाद फ्लोट वाली एक्टिविटी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, शॉर्टेस्ट क्रिटिकल एक्टिविटी। अब हमने क्रिटिकल एक्टिविटी को चूज़ तो किया है, लेकिन कम ड्यूरेशन वाली क्रिटिकल एक्टिविटी को, इनको ये हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है। इसके बाद बाकी जो बची हुई क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है, उनको हम लोग उठा लेते हैं। फिर शॉर्टेस्ट नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है, जिनको इस्तेमाल किया जाएगा, जिनको रन किया जाएगा और जब वो खत्म हो जाए, कि नेक्स्ट प्रायोरिटी जो है वो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी होंगी जिनके सबसे कम फ्लोट होंगे, छोटे फ्लोट वाली एक्टिविटीज। इससे छोटे फ्लोट वाली एक्टिविटीज से इनको
ज़्यादा प्रायोरिटी देने का ये फ़ायदा है कि हम लोगों ने अभी भी बात की है कि जब आपकी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ चल रही होंगी, पैरेलल उनके दूसरी भी छोटी एक्टिविटीज़ मूव कर रही होंगी, तो क्या होगा कि इनको आप एक सीक्वेंस के अंदर भी लेके आ सकते हैं। हो सकता है कि 1-1, 2-2, 3-3 दिन का फ्लोट अवेलेबल हो आपके पास इन तमाम नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में, तो छोटे फ्लोर वाली एक्टिविटीज़ जो है ना वो आपके लिए ईज़ी होंगी, इनको एडजस्ट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी होगा और जब ये वाली एक्टिविटीज़ इनकी प्रायोरिटी खत्म हो जाएगी तो एंड पे हमारे पास बाकी बची हुई नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी रह जाती है। अच्छा जी, रिसोर्स यूसेज। अब अ, ये इकोनॉमिकली भी ये वाली चीज़ बहुत बेहतर है कि अगर आपने किसी भी पर्सन को या किसी भी रिसोर्स को मंथली बेसिस पे आपने उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट किया हुआ है, बेशक वो सैलरी है या उसकी कोई ऑपरेशनल कॉस्ट वगैरह है, तो आप क्या करते हैं उस रिसोर्स को जब आप इस्तेमाल करने लगते हैं, तो उसका मैक्सिमम यूज़ करना होता है उस प्रोजेक्ट के अंदर। अब ऐसे नहीं कर सकते कि आप जो है वो 2 दिन एक रिसोर्स को यूटिलाइज़ करें और उसके बाद 1 वीक उसको छोड़ दें, फिर उसके बाद उस रिसोर्स को यूज़ करने लग जाएँ। ये आपके प्रोजेक्ट के लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप जितना भी टाइम स्पैन आपने उस रिसोर्स को यूटिलाइज़ करने में लेना है, आपको कॉस्ट उस रिसोर्स की पड़ती रहेगी। प्रॉब्लम यही होगी या तो अगर आपने उसको रेंटल बेसिस पे लिया हुआ है तो फिर तो आप वो मेक और बाय एनालिसिस कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं कि आपने इसको रेंट पे लेना है या इस एसेट को परचेज करना है। लेकिन अगर उसको आपने यूज़ भी करना है तो उसके कुछ ऑपरेशनल कॉस्ट होंगे आपके पास। ज़रूरी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एग्ज़ाम्पल एक क्लास में भी ली थी कि अगर हम लोग प्रिंटर को यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो 1 दिन की ₹500 है। तो अगर आप उस रिसोर्स को टाइम टू टाइम इस्तेमाल करेंगे तो आपकी वो ऑपरेशनल कॉस्ट तो पड़ेगी पड़ेगी, इसके साथ-साथ उसको ऑन करने की कॉस्ट भी आपको पड़ती रहेगी। हो सकता है उसकी कोई मेंटेनेंस रिक्वायर्ड हो, वगैरह-वगैरह। तो उन रिसोर्सेज को ऐसे किया जाए, ऐसे अलाइन किया जाए कि एक टाइम में वो वाला रिसोर्स जो है वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो जाए। इससे क्या होगा कि आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। एक दफा रिसोर्स को इस्तेमाल कर लिया, जितना खर्चा उस पे होना था वो कर चुके हैं और उसके बाद उस रिसोर्स को खत्म कर दिया। उन एक्टिविटीज को कुछ इस तरीके से अलाइन करना है, सीक्वेंस आपने इस तरीके से देना है। अच्छा, उसमें अनसर्टेनिटी भी हो सकती है। अब क्या है कि ये कॉन्टिजेंसी है हमारे पास कि कुछ रिस्क्स आ सकते हैं। हो सकता है कि जो जैसे आपने प्लान किया हो, उस प्लान के मुताबिक आपका जो प्रोजेक्ट है वो ना चले, कोई रिस्क आ जाए, तो रिस्क की मिटिगेशन भी आप कर सकते हैं, रिस्क को रिमूव भी कर सकते हैं, उसको अवॉइड भी किया जा सकता है या उसके काउंटर मेजर्स भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपने ख्याल रखना है कि अगर कोई रिस्क आ भी जाता है तो हमारे पास प्लान बी या प्लान सी क्या है और उसमें कितनी कॉस्ट लगने वाली है, क्योंकि ये जो रिस्क को कवर करने की कॉस्ट होगी वो भी आपके प्रोजेक्ट से जाती है। सिमिलरली इसके अंदर हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की है, क्रिटिकल क्रिटिकल पाथ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हम लोगों ने बात की कि डिफरेंट एक्टिविटीज का कम्बिनेशन है एक प्रोजेक्ट, जो कि एक स्टार्ट डेट होगी, एक एंड डेट होगी, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होगी उसके अंदर। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो पैरेलल होती हैं और कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो सीक्वेंस के अंदर होती है। अब क्या है कि अगर वो एक्टिविटीज जिनके अंदर जीरो फ्लोट है, कोई फ्लोट अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब है कि वो वाली एक्टिविटीज जो हैं वो क्रिटिकल एक्टिविटीज है। बाकी जिनके अंदर कुछ फ्लोट आ रहा है वो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है। एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है जो कि सिर्फ अकेली है, उसके आगे पीछे जो है वो पैरेलल एक्टिविटीज हैं, लेकिन एक एक्टिविटी ऐसी है जो कि सिर्फ अकेली चलेगी, वो एक क्रिटिकल एक्टिविटी होगी। सो तमाम क्रिटिकल एक्टिविटीज को अगर हम लोग ज्वाइन करते रहेंगे तो एक पाथ बनेगा हमारे प्रोजेक्ट का, जिसको क्रिटिकल पाथ कहा जाता है। अगर आप तमाम क्रिटिकल एक्टिविटीज की ड्यूरेशन को ऐड करते जाएंगे तो आपके पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन है वो निकल आएगी। ठीक है, क्योंकि नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि उसके अंदर फ्लोट अवेलेबल होगा हमारे पास। हमारी मर्जी है कि हम उसको 1 दिन बाद चलाएं, 2 दिन बाद चलाएं या 2 दिन पहले एंड कर दें, वो हमारी मर्जी है क्योंकि उसके अंदर फ्लोट अवेलेबल होगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। लेकिन क्रिटिकल एक्टिविटी को हम लोग मूव नहीं करवा सकते, तो इसीलिए तमाम क्रिटिकल एक्टिविटीज को जब ज्वाइन करते हैं तो वो एक क्रिटिकल पाथ निकलता है। और अगर उस क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन आपने निकालनी है तो उन तमाम क्रिटिकल
एक्टिविटीज की ड्यूरेशंस को ऐड करते जाएंगे तो आपके पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन जो है वो निकल आएगी। इसलिए मैं पहले भी कहा है, कल भी मैं यही बात डिस्कस कर रहा था कि अगर आप क्रिटिकल एक्टिविटी को मूव करवाते हैं तो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब क्या है कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि प्रायोरिटाइजिंग का इशू है या रिसोर्स यूटिलाइजेशन सही नहीं हो पा रही, तो फिर आपको अपनी डेट्स या अपने शेड्यूल को अमेंड करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा और अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट भी इसके अंदर ज़्यादा लगेगी और आपकी प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग है वो भी कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके, एलोकेटिंग इंडिविजुअल टू एक्टिविटीज। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने इंडिविजुअल को एक्टिविटीज में रैंडमली एलोकेट नहीं करना। उन इंडिविजुअल को या उन रिसोर्सेज को आपने उनकी स्किल सेट, उनकी अवेलेबिलिटी पे, उनके रिस्क्स की हैंडलिंग पे, उनकी ट्रेनिंग पे, इन तमाम पॉइंट्स को सामने रखते हुए आपने उन एक्टिविटीज को एलोकेट करना है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है जो कि किसी और एक्टिविटी में काम कर रहा था, हम लोगों ने अभी करंट एक्टिविटी के अंदर उसको यूटिलाइज नहीं किया, लेकिन वो ज्यादा कैपेबल है हमारी करंट एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। मे बी आप उसको रिस्क पे रखें कि इन केस कोई रिस्क आ जाता है तो इस पर्सन को हम लोग रीएलोकेट कर लेंगे हमारी करंट एक्टिविटी के अंदर। सिमिलरली किसी और पर्सन को आप जब प्लानिंग कर रहे होते हैं एक्टिविटीज की एलोकेशन के लिए, पर्संस एलोकेट करने हैं आपने, तो हो सकता है किसी की एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग हो जो कि काम आए उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए या उसकी क्वालिटी को एनहांस करने के लिए, तो हम लोग उस ट्रेनिंग वाले पर्सन को या उस सर्टिफिकेशन वाले पर्सन को हायर कर लेंगे, उस एक्टिविटी के अंदर उसको एलोकेट कर लेंगे। ऐसे ही टीम बिल्डिंग एंड मोटिवेशन है, हो सकता है कि टीम वर्क वाली एक्टिविटी को एक इंडिविजुअल काम नहीं कर सकता, मल्टीपल लोग मिलके एक आउटपुट जो है वो जनरेट करेंगे, तभी जाके आपकी एक्टिविटी कंप्लीट होगी, वगैरह वगैरह। ऐसे ही उनकी अवेलेबिलिटी पे अगर हम लोग बात करें तो हो सकता है कि आपकी वो वाली जो रिसोर्स है वो किसी और जगह यूटिलाइज हो रही हो सकता है कि वो आपने रेंटल बेसिस पे लेनी हो, आप आउटसोर्स उसको ना कर पाए, वगैरह वगैरह। तो आपने तमाम पॉइंट्स को सामने रखते हुए रिसोर्स को एलोकेट करना होता है कि किस एक्टिविटी में कब कितना रिसोर्स यूटिलाइज होगा। ओके जी, अब बात करते हैं हम लोग कॉस्ट शेड्यूलिंग की। पहले हम लोग टाइम के हिसाब से शेड्यूलिंग कर रहे थे, अब हम लोग करेंगे कॉस्ट कितनी लगेगी और कॉस्ट को कैसे आपने हैंडल करना। कॉस्ट की जनाब तीन टाइप्स समझ लें। स्टाफ कॉस्ट है कि जो आपने सैलरीज वगैरह देनी है ह्यूमन रिसोर्स को। ओवरहेड्स कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर ना तो वो सैलरी होती है ना वो एक्सपेंसेस होते हैं, मे बी कोई और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन, आपने अपनी कंपनी को जो है वो प्राइवेट लिमिटेड बनाना है, तो उसके लिए जो है ना एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट की तरफ से फी है वो आपने देनी है, या एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन होगी, कोई अलग प्रोसेस है जो कि आपकी अपनी फी नहीं है, आपकी अपनी कॉस्ट नहीं है, लेकिन उस एक्टिविटी या उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, तो वो आपके लिए ओवरहेड्स होंगे। यूजर चार्जेस कुछ ऐसी रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल मशीनरी है, अगर मशीन को आपने इस्तेमाल करना है तो जाहिर बात है कि उसकी मेंटेनेंस भी लगेगी, उसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी लगेगी। आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो डेवलपर्स को कंप्यूटर्स चाहिए, बिजली लगेगी, बिजली का खर्चा आएगा, इंटरनेट का खर्चा आएगा एंड सो ऑन, तो ये यूजर चार्जेस उसके अंदर आ जाते हैं। ओके जी, कॉस्ट प्रोफाइलिंग आप करते हैं कि टाइम के साथ साथ आपने अपनी कॉस्ट जो है वो कैसे देखनी है, आपका खर्चा कितना आएगा, आप उसका एक ग्राफ जनरेट करते हैं। ये यहाँ पे जो है वो स्टाफिंग कॉस्ट है कि लोगों की सैलरीज जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होंगी। अब देखिए, शुरू में वीक 1 से लेके वीक 6 तक हमारे पास जो सैलरीज है वो 2000 से 3000 के दरमियान में ही यहाँ पे ही एग्जिस्ट करी है, राउंड अबाउट 2700। अब ये क्या है, ये प्लानिंग वाला फेज है या ये एक स्टार्टिंग फेज जहाँ पे जो
कोर टीम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, सिर्फ और सिर्फ वो काम कर रही है, वो प्लानिंग कर रही है और वो बाकी रिस्क्स वगैरह को एनालाइज कर रही है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। शुरू में ये सिर्फ कोर टीम मेंबर्स ही हैं जिनको आपने सैलरीज देनी। अब वीक 6 के बाद जब आपके पास कंस्ट्रक्शन वाला काम स्टार्ट हो जाएगा या उसकी एग्जीक्यूशन वाला काम स्टार्ट हो जाएगा, तब से ये आपकी जो सैलरीज है या आपकी कॉस्ट है स्टाफ की, वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। अब टाइम टू टाइम हम लोगों ने रिसोर्स हिस्टोग्राम में भी डिस्कस किया हुआ है कि टाइम टू टाइम हो सकता है हर एक्टिविटी में, जरूरी नहीं है कि तमाम लोग रिक्वायर्ड हो या तमाम रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हो। तो ये वाला जो ग्राफ है ये वेरी करेगा और आपकी कॉस्ट जो है वो अप एंड डाउन होती रहेगी टाइम के साथ साथ। लेकिन स्टार्टिंग में ये देखें एक स्ट्रेट लाइन इसीलिए ये है कि आपने जो स्टाफिंग कॉस्ट की हुई है वो यही है कि आपके जो कोर टीम मेंबर्स हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, जो स्टीयरिंग कमेटी है, सब लोगों को आपने सैलरीज देनी है। ये एक स्पेसिफिक अमाउंट ही फिक्स हुई हुई है, इसमें कोई और एक्स्ट्रा स्किल सेट रिक्वायर्ड नहीं है, कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स रिक्वायर्ड नहीं है। ये कोर टीम मेंबर्स हैं उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी के। ओके, ऐसे यहाँ पे अकुमुलेटिव कॉस्ट भी निकल आती है। ये तो ऊपर हम लोगों ने बात जो डिस्कस की है ये सिर्फ और सिर्फ स्टाफिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे आपके ओवरहेड्स भी आ जाएंगे, यहाँ पे आपकी जो यूजेज कॉस्ट है वो भी आ जाएगी। सारा कुछ मिला के आप देखें तकरीबन जो है वो आपकी टाइम के साथ साथ आपकी कॉस्ट जो है वो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो चलती जाएगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो भी बढ़ती जाएगी। इसके बाद हमें तमाम चीजों को बैलेंस रख के चलना पड़ता है। हमें एक साइड पे एक्टिविटी प्लानिंग रखनी है, दूसरी साइड पे हम लोग कॉस्ट शेड्यूलिंग रखेंगे, तीसरी साइड पे हमें रिस्क भी देखने हैं कि रिस्क अगर आ जाते हैं तो उनको कैसे आपने रिमूव करना है या आपने किस प्लान की तरह शिफ्ट करना है। दोबारा से प्लानिंग वाली साइड पे आ जाएंगे और ऐसे ही आपने रिसोर्स की एलोकेशन को। तो हमें चारों साइड्स, कॉस्ट हो, रिसोर्सेज हो, रिस्क हो या एक्टिविटी प्लान्स हो, इन तमाम चीजों को हमें बराबर लेके चलना पड़ता है। अगर इनमें किसी एक की भी प्लानिंग खराब होगी तो अल्टीमेटली आपके पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो खराब हो सकता है। कैसे? आपने प्लान बहुत अच्छा किया है, आपने रिस्क प्लानिंग नहीं की, रिस्क की असेसमेंट आपने नहीं की, बाकी रिसोर्स एलोकेशन भी आपने कर दी है, कॉस्ट शेड्यूलिंग भी बहुत अच्छा है, डेवलपर आपने हायर करके उसको अच्छी कॉस्ट जो है वो अच्छी सैलरी दे दी है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर कोई रिस्क अगर हो जाता है तो उसकी जो कॉस्ट है वो चेंज हो जाएगी आपके प्रोजेक्ट में। वो डेवलपर जो है वो छुट्टी पे चला गया या कहीं भाग गया। अब प्रॉब्लम ये होगी कि आपकी जो एक्टिविटीज है वो बीच में रुक गई हैं, आपको कोई और डेवलपर या कोई और रिसोर्स हायर करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट आपकी चेंज हो जाएगी। तो ये रिस्क असेसमेंट हमारी खराब होगी। प्रॉपर प्लान नहीं है आपके पास, पैसे हैं, रिस्क असेसमेंट आप कर सकते हैं, तो फिर भी काम नहीं चलेगा। आपके पास प्रॉपर प्लान नहीं है, आपके पास प्लान बहुत अच्छा है, रिस्क असेसमेंट भी आप अच्छी कर सकते हैं, आप कॉस्ट शेड्यूलिंग भी बहुत अच्छी तरह आपने कर ली है, बहुत प्रॉफिट में आपका प्रोजेक्ट जा रहा है। लेकिन अगर आपके पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं है और सही तरह से आपने रिसोर्स को एलोकेट नहीं किया हुआ तो भी आपका प्रोजेक्ट जो है वो फेलियर की तरफ जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है वो कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 13 इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसमें थोड़ी सी मैथमेटिकल चीज़ें हैं, आपने फार्मूला है, कुछ कैलकुलेशंस हैं, उसको हम लोग देखेंगे कि वो कैसे की जाती हैं और वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो थोड़ा सा उसको अगर आप पढ़ के आए तो बहुत बेहतर है, अदरवाइज मैं आपको जो है वो डिटेल से वो करवाऊंगा। उसके अंदर कुछ फार्मूलाज है, उनको आपने याद करना है और पेपर के अंदर जो है वो कुछ सिनेरियोज आते हैं, उनको पढ़ते हुए आपने उन वैल्यूज को कैलकुलेट करना होता है। सो आज के लिए इतना ही। अभी ये मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।